बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंग्लिश विद वक़ार ख़ान। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया हुआ है जिसके हम पार्ट 7 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का लेसन है हमारा पार्ट नंबर 8 और आज के लेसन में हम रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो इंशाल्लाह हम इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस को उर्दू में ज़मीर मुतअल्लिक़ा कहते हैं। मुतअल्लिक़ा का मतलब है ताल्लुक़। रिलेटिव इंग्लिश में रिश्तेदार को कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो लोग जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ हो। तो इस तरह जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनको ज़मीर मुतअल्लिक़ा कहते हैं क्योंकि ये ताल्लुक़ बनाते हैं, ये रिश्ता बनाते हैं। और किस चीज़ का रिश्ता बनाते हैं ये हमें इसके डेफिनीशन से पता चलेगा। रिलेटिव प्रोनाउंस की डेफिनीशन ये है कि relative pronoun introduces a relative clause that describes a noun। इसका मतलब ये है कि relative pronouns हमें उस relative clause के बारे में बताते हैं जिसमें noun के बारे में और मालूमात हो। जो relative clause हमें किसी noun के बारे में मज़ीद मालूमात दे तो उन अल्फाज को कहते हैं relative pronouns। relative pronouns में ये 7 अल्फाज आते हैं: who, which, that, whose, whom, when, where। ये 7 अल्फाज हैं, इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कुछ किताबों में 5 आते हैं, कुछ में 7 आते हैं, तो हम 7 को लेंगे ताकि कोई रह ना जाए, ठीक है। ये जो अल्फाज हैं इन अल्फाज को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इनमें से ज़्यादातर अल्फाज ऐसे हैं जिनकी मानी आप लोगों को आती होंगी, जैसा कि हु की मानी है कौन, या व्हेन की मानी है कब, या वेयर की मानी है कहाँ। तो इसी तरह आप देखें ये अल्फाज जो हैं ये ज़्यादातर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होती हैं, जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इनकी फिर ये मानी नहीं रहती, ये फिर सवाल के लिए इस्तेमाल नहीं होते, इनकी मानी मुकम्मल चेंज हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो हु है वो अगर हम सवाल के लिए इस्तेमाल करें तो उसकी मानी आएगी कौन, लाइक हु आर यू, तुम कौन हो। तो हु की मानी कौन है, लेकिन इसको अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मानी फिर आएगी जो। उसकी मानी आप देखें कौन और जो में कितना फ़र्क है। जो है वो तो सवाल है ही नहीं। तो इसी तरह जो ये सारे अल्फाज हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में, ये सवाल के लिए इस्तेमाल नहीं होते बल्कि इनका अपना अलग अलग इस्तेमाल है जिनको हम आगे बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन मैंने आपको की है उसमें मैंने आपको बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउंस वो अल्फाज हैं जो हमें एक रिलेटिव क्लॉज के बारे में बताते हैं और वो क्लॉज जो है वो असल में हमें एक नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब सबसे पहली बात यह है कि क्लॉज क्या चीज़ है, क्योंकि हमने रिलेटिव क्लॉज का जिक्र किया है इसकी डेफिनेशन में, तो इसलिए मैंने इस लेसन से पहले एक एक्स्ट्रा लेसन किया है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, क्लॉज के बारे में। और वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि आज का लेसन जो है वो रिलेटिव क्लॉज के बारे में है, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा था कि पहले आप क्लॉज को समझें। तो अभी तक अगर किसी ने वो वाला लेसन नहीं देखा जो हमने क्लॉज के बारे में किया है, जिसमें हमने क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में तफसीली जिक्र किया है, तो मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो लेसन ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आएगी। और मैं वो सारी तफसीलात यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि क्लॉज जो है वो एक बात को कहते हैं। कभी कभार हम एक फिक्रे में एक से ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, तो वो जो एक बात होती है वो एक क्लॉज होती है और जो दूसरी बात होती है वो दूसरी क्लॉज होती है। मैं इसको वो क्लॉज वाले लेसन में तफसील से बयान कर चुका हूँ। तो अब जो हमने डेफिनेशन की है इसकी कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो हमें उस रिलेटिव क्लॉज के बारे में बताते हैं जो रिलेटिव क्लॉज हमें किसी नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि द लिटिल बॉय ran to his father, छोटा लड़का अपने अब्बू की तरफ दौड़ा। अब ये एक सेंटेंस मैंने लिया है तो ये कंप्लीट सेंटेंस।
लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास मालूमात जो है वो बहुत महदूद हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि छोटा लड़का जो है वो अपने अब्बू की तरफ दौड़ा। अब हमें ये नहीं पता कि उसके अब्बू कहाँ थे, कैसे वो दौड़ा है, उसके अब्बू जो है सो के उठे हैं तो ये उसकी तरफ दौड़ा है, या उसके अब्बू जो है वो छत पे थे अब वो नीचे आए हैं तो ये उसकी तरफ दौड़ा है, या फर्ज करें उसके अब्बू बाहर थे तो जैसे ही वो घर के अंदर आए हैं तो ये उसकी तरफ दौड़ा है। हमें इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि एक छोटा लड़का जो है वो अपने अब्बू की तरफ दौड़ा। अब अगर इस फिक्रे को मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, मैं इसमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन डालूं, और अगर मैं कहूं कि द लिटिल बॉय रैन टू हिज फादर हु जस्ट केम होम, छोटा लड़का अपने अब्बू की तरफ दौड़ा जो अभी घर आए हैं। तो अब आप देखें इस फिक्रे में हमारे पास जो इस पूरा खाका है वो और क्लियर हुआ, वो जो नक्शा है पूरा वो और वाजे हुआ कि उसके अब्बू जो थे वो कहीं बाहर थे और जैसे ही वो घर आए हैं तो ये बच्चा जो उसका छोटा सा है वो उसकी तरफ दौड़ा। तो अब इस सेंटेंस में हमने जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें डाली है कि हु जस्ट केम होम, जो अभी घर आए हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये एक क्लॉज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने क्लॉज वाला लेसन नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ ले। ये एक क्लॉज है। क्लॉज इसलिए है कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और हमारे पास वर्ब भी है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है हु और इसमें हमारे पास वर्ब जो है वो है केम। हु जस्ट केम होम ये एक क्लॉज है। अब ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें दो क्लॉजेज आए हैं। इसमें पहला क्लॉज है कि द लिटिल बॉय रैन टू हिज फादर, ये एक क्लॉज हुआ, और हु जस्ट केम होम ये एक और क्लॉज हुआ। तो अब ये जो दूसरा क्लॉज है ये आप देखें ये हु से शुरू हुआ है। हु जस्ट केम होम, जो अभी घर आए हैं। अब आप यहां पर यह भी देखें कि मैंने आपको बताया था कि हु की जो मानी है वो अगर हम रिलेटिव क्लॉज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मानी आएगी जो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि छोटा लड़का अपने अब्बू की तरफ दौड़ा जो अभी घर आए हैं, हु जस्ट केम होम। तो अभी ये जो दूसरा क्लॉज है जो फिक्रे के एंड में है, हु जस्ट केम होम, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। और ये एक रिलेटिव क्लॉज इसलिए है कि ये जो क्लॉज है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, हु से शुरू हुआ है। तो वो क्लॉजेस जो रिलेटिव प्रोनाउन में से किसी भी प्रोनाउन से शुरू होते हो इन 7 अल्फाजों में, जैसा कि हु, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, ये जो सारे हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, तो ऐसा कोई क्लॉज जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता हो उस क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो ये तो थी सारी एक्सप्लेनेशन इसकी डेफिनेशन की। अब हम आते हैं इनको बारी बारी पढ़ते हैं जितने भी ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु, जिसकी मैं ज्यादातर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन हु की डेफिनेशन ये है कि हु इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू पीपल इन द सब्जेक्ट नाउन फ्रेज। इसका मतलब यह है कि हु हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास किसी नाउन फ्रेज में सब्जेक्ट की जगह पर हम किसी इंसान का जिक्र करते हो। तो आसानी के साथ इसको ऐसे समझें कि हु को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इंसानों के बारे में बात करें। किसी भी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पर एक इंसान हो और अगर हम उन इंसानों के बारे में बात करना चाहते हैं तो फिर हम हु इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, My neighbor who sold his car gave all the money in charity. मेरा पड़ोसी जिसने अपनी गाड़ी बेची है सारे पैसे खैरात में दे दिए हैं। ये एक सेंटेंस है। अब यहां पर आप देखें इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है my neighbor, मेरा पड़ोसी। और मेरा पड़ोसी एक इंसान तो है ना, वो एक आदमी हो सकता है, एक लड़का हो सकता है, कोई औरत हो सकती है। तो my neighbor इस वक्त एक इंसान है। अब अगर हम उस इंसान के बारे में कोई बात करना चाहते हैं कि वो जो बंदा है और फिर हम उसके बारे में मजीद मालूमात देते हैं कि मैं कौन से बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि माई नेबर, मेरा पड़ोसी, हु सोल्ड हिज कार, वो पड़ोसी जिसने अपनी गाड़ी बेची है। मेरे पड़ोसी तो कई सारे हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इस पड़ोसी के बारे में और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इस रिलेटिव क्लॉज के जरिए मैं उस नाउन के बारे में जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, मैं उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दूं कि कौन सा पड़ोसी। सो हु सोल्ड हिज कार, वो पड़ोसी जिसने अपनी गाड़ी बेची है।
अब मेरे हर पड़ोसी ने तो गाड़ी नहीं बेची होगी ना, तो इस वक्त मैं किसी खास पड़ोसी के बारे में बात कर रहा हूं और उसका जिक्र मैंने एक क्लॉज के जरिए किया कि वो पड़ोसी जिसने अपनी गाड़ी बेची है, गेव ऑल द मनी इन चैरिटी, उसने सारे पैसे जो हैं वो खैरात में दे दिए हैं। तो अब आप इस सेंटेंस को देखें, इसमें मैंने पहले जिक्र किया है एक सब्जेक्ट का, माई नेबर, उसके बाद मैंने एक रिलेटिव क्लॉज इस्तेमाल किया है और वो क्लॉज जो है वो हु से शुरू हुआ है। माई नेबर हु सोल्ड हिज कार, ये वाला जो हिस्सा है हु सोल्ड हिज कार, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। हु सोल्ड हिज कार, जिसने अपनी गाड़ी बेची है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना कि माई नेबर गेव ऑल द मनी इन चैरिटी, मेरे पड़ोसी ने सारे पैसे खैरात में दे दिए हैं। सेंटेंस ये भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें यह कहूं कि हु सोल्ड हिज कार, मेरा वो पड़ोसी जिसने अपनी गाड़ी बेची है, तो उसमें हमारे पास और इंफॉर्मेशन आ गई है। वो हमें जो सब्जेक्ट है, जो एक इंसान है, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसी तरह जो रिलेटिव क्लॉज होता है, वो अगर हमारे पास नाउन फ्रेज में कहीं पर सब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं। और यहां पर भी आप देखें हु की मानी क्या आई, मेरा पड़ोसी जिसने अपनी गाड़ी बेची है, तो जिसने आ गया है। अब उर्दू में ऐसे भी मैं कह सकता हूं ना कि मेरा पड़ोसी जो अपनी गाड़ी बेच चुका है ने सारे पैसे जो है वो खैरात में दे दिए हैं। तो इसकी मानी जो भी आ सकती है और जिसने भी आ सकती है। जिसने हम तब यूज करते हैं ना जब हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी दोनों मानी उर्दू में आ सकती हैं, लेकिन आपको जो है इंग्लिश में इसका जो इस्तेमाल है वो खुद समझना है। आप उर्दू पर ज्यादातर ना जाइए, आप वो पूरी आइडिया को समझें कि हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अमजद हु इज ड्रेस्ड इन ब्लैक गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास लास्ट ईयर। अमजद जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं, उसने पिछले साल क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। अब ये एक पूरा फिक्रा है। अब आप यहां पर भी देखें, सब्जेक्ट में अमजद आया हुआ है। अमजद भी एक इंसान है, ठीक है। तो अमजद, तो कौन सा अमजद? अमजद तो कोई भी हो सकता है। तो मैं उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देता हूं कि अमजद जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं, फर्ज करें वहां पे 3-4 बंदे खड़े हुए हैं, हो सकता है उसमें 2 अमजद हो, और मैं किसी को कहूं कि अमजद ने क्लास में पिछले साल फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो वो दूसरा बंदा सोचेगा कि कौन सा अमजद, यहां पे तो 2 अमजद हैं। तो इसलिए मैं फिर इसमें और इंफॉर्मेशन ऐड कर लेता हूं, एक रिलेटिव क्लॉज इस्तेमाल कर लेता हूं और मैं कहता हूं कि अमजद हु इज ड्रेस्ड इन ब्लैक गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास लास्ट ईयर। अमजद जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं, उसने क्लास में पिछले साल फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो यहां पर आप देखें इसने हमारी कितनी मदद की, एक बड़ा मसला हल कर दिया है। उसको सीधे सीधे पता चल गया कि मैं किस अमजद के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसी तरह जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहां पर भी आप देखें, ये जो रिलेटिव क्लॉज है वो है हु इज ड्रेस्ड इन ब्लैक, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो है हु और ड्रेस्ड जो है इसमें आया हुआ है वर्ब। तो ये एक क्लॉज है, लेकिन ये जो क्लॉज है ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, तो इसको हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। और इस रिलेटिव क्लॉज ने हमें सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन दी है। तो इसी तरह हम हु इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ, और वो है विच। अब आप देखें विच जो है वो इंग्लिश में ज्यादातर सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, जिस तरह हम कहते हैं कि विच वन, कौन सा, ठीक है, या विच कार, कौन सी गाड़ी, ठीक है। तो इसी तरह सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका मतलब कौन सा नहीं होगा, इसका मतलब भी फिर होगा जो, जिस तरह हु का मतलब था जो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब कैसे आता है जो, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। विच की डेफिनेशन ये है कि विच इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट्स इन द सब्जेक्ट नाउन फ्रेज। विच हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम नाउन फ्रेज में सब्जेक्ट की जगह पर अगर हमारे पास कोई चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट हो। वो ऑब्जेक्ट कोई जानवर भी हो सकता है और वो कोई चीज भी हो सकती है। अब आप इसको हु के साथ कंपेयर करें। हु में हमने बात की थी कि हम हु तब इस्तेमाल करेंगे जब हम इंसानों के बारे में बात करेंगे, और विच हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम
जानवरों और या चीजों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, थिंग्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स एंड थिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो तब हम विच इस्तेमाल करेंगे। बाकी सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जो हमने हु के लिए किया है। मुझे दोबारा वो सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वही एक्सप्लेनेशन जो हमने हु के लिए किया है कि एक क्लॉज हो, रिलेटिव क्लॉज हो और वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता हो, वो जो हमने अभी सारी एक्सप्लेनेशन की है वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन विच के लिए भी है। लेकिन फर्क सिर्फ इन दोनों में ये है कि हु जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा और विच जो है वो ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर द कार विच आई ड्राइव इज वेरी एक्सपेंसिव। गाड़ी जो मैं चला रहा हूं बहुत महंगी है। अब ये एक सेंटेंस है। यहां पर आप देखें सब्जेक्ट में हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है, द कार। अब कार जो है वो इंसान तो नहीं है ना, वो एक चीज है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक थिंग है। तो यहां पर मैं फिर कहता हूं कि द कार विच आई ड्राइव इज वेरी एक्सपेंसिव। गाड़ी जो मैं चला रहा हूं बहुत महंगी है। तो यहां पर आप देखें एक रिलेटिव क्लॉज हमने बीच में इस्तेमाल किया है जो कि हमें उस गाड़ी के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं कि गाड़ी, कौन सी गाड़ी, वो गाड़ी जो मैं चला रहा हूं बहुत महंगी है। तो इसी तरह ये रिलेटिव क्लॉज जो है ये यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है और ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये विच से शुरू हुआ है। ये भी एक क्लॉज है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है आई और ड्राइव जो है वो इसमें वर्ब है, तो ये एक क्लॉज है। लेकिन ये क्लॉज शुरू हुआ है विच से और विच जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो क्लॉज है ये एक रिलेटिव क्लॉज है। अब यहां पर भी आप वो टेस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना कि द कार इज वेरी एक्सपेंसिव, गाड़ी बहुत महंगी है। सेंटेंस ये भी ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर मैं ऐसे कहूं कि द कार विच आई ड्राइव इज वेरी एक्सपेंसिव, गाड़ी जो मैं चला रहा हूं बहुत महंगी है, इसमें हमारे पास उस गाड़ी के बारे में जो कि एक नाउन है और सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, तो इसमें हमारे पास उसके बारे में और इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम विच इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं विच के लिए। दिस इज द पेन विच आई बॉट फ्रॉम योर शॉप। ये वो पेन है जो मैंने आपकी दुकान से खरीदी थी। This is the pen which I bought from your shop. अब यहां पर भी आप देखें जो इसका पहला हिस्सा है इस सेंटेंस का, वहां पर हमारे पास हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं। This is the pen. ठीक है, यहां पर इस पूरे जो नाउन फ्रेज है जो सेंटेंस के शुरू में आया हुआ है, इसमें जो नाउन है, इसमें नाउन कौन सा इस्तेमाल हुआ है? वो नाउन है द पेन। अब यहां पर यह बात याद रखें कि जरूरी नहीं है कि वो जो नाउन है जिसके बारे में हम और इंफॉर्मेशन देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आया हुआ हो। अब यहां पर आप देखिए मैंने फिक्र के शुरू में तो पेन इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो कहता हूं कि दिस इज द पेन, तो पेन जो है इस बात की आखिर में आया हुआ है। तो यहां पर यह बात जहन में रखें कि जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो जो नाउन फ्रेज होता है उसमें जो नाउन इस्तेमाल होता है उस नाउन के बारे में हमें बताते हैं। जरूरी नहीं है कि वो फिक्र के शुरू में आया हुआ हो। जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया था कि द लिटिल बॉय ran to his father who just came home। अब उस एग्जांपल में आप देखें ये जो who just came home, जो अभी घर आए हैं, ये बात किसके बारे में है? ये बात जो है ये उसके अब्बू के बारे में थी। और वहां पर आप देखें सेंटेंस के शुरू में द लिटिल बॉय आया हुआ है, वो भी एक नाउन है, द लिटिल बॉय भी एक नाउन है, लेकिन उसी बात में दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं। द लिटिल बॉय ये भी नाउन है, हिज फादर जो फादर आया हुआ है वो भी एक नाउन है। तो ये जो उस एग्जाम्पल में जो रिलेटिव क्लॉज है वो हमें उसके अब्बू के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो अभी घर आए हैं। ये तो उसके अब्बू के बारे में है ना, तो उधर भी आप देखें जिस नाउन के बारे में हमने वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है वो नाउन जो है वो फिक्र के शुरू में नहीं आया, लेकिन है वो भी नाउन। तो ये हमें असल में नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट। दैट की डेफिनेशन ये है कि दैट इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन रेफरिंग टू पीपल और थिंग्स। इसका मतलब यह है कि दैट हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इंसानों
या हम चीजों के बारे में बात कर रहे हों। अब आप इस दैट की डेफिनेशन को गौर से देखें, इसमें हु की डेफिनेशन और व्हिच की डेफिनेशन दोनों आ गई है। हु जो था वो इंसानों के लिए यूज हो रहा था और व्हिच जो है वो चीजों और ऑब्जेक्ट्स के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, और दैट जो है उन सब के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो उन सब के लिए हम दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दैट की मानी जो है वो भी आएगी जो, जिस तरह हु की मानी जो था, ठीक है, या जिस तरह विच की मानी जो थी, इस तरह दैट की मानी भी जो है। ठीक है, लेकिन आपने इसका जो इस्तेमाल है उसको समझना होगा कि हम इसको कहां पर इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर द शूज दैट आई वॉज गोइंग टू बाय आर आउट ऑफ स्टॉक। जूते जो मैं खरीदने जा रहा था खत्म हो गए हैं। अब ये एक सेंटेंस है, यहां पर आप देखें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, द शूज, क्योंकि जूते जो है वो एक चीज है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि जूते जो मैं खरीदने जा रहा था, जिन जूतों को मैंने खरीदना था, आर आउट ऑफ स्टॉक, वो खत्म हो गए हैं, स्टॉक में नहीं है और आउट ऑफ स्टॉक। तो यहां पर भी आप देखें इसमें भी एक रिलेटिव क्लॉज इस्तेमाल हुआ है जो कि दैट से शुरू हुआ है, दैट आई वॉज गोइंग टू बाय। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव क्लॉज, बाकी इसकी भी सारी वही एक्सप्लेनेशन है, वही शराइत है जो हु और विच के लिए है कि ये रिलेटिव क्लॉज जो है हमें इस टाइम उन जूतों के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं, उस नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि जूते जो हैं वो भी एक नाउन तो है ना, तो उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं कि जूते तो कौन से जूते, जिनको मैं खरीदने जा रहा था वो जूते, क्योंकि जूते तो उधर बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन जूतों के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन किसने दी, इस क्लॉज ने दी। और ये क्लॉज जो है ये एक रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि ये दैट से शुरू हुआ है और दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस फिक्रे में भी आप देखें, मैं ये भी कह सकता था कि द शूज आर आउट ऑफ स्टॉक, जूते खत्म हो गए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से जूते खत्म हो गए हैं। तो मैंने कहा कि वो जूते खत्म हो गए जिनको मैं खरीदने जा रहा था, तो इसमें हमारे पास और इंफॉर्मेशन आ गई उस नाउन के बारे में जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। तो इस एग्जांपल में देखिए हमने दैट इस्तेमाल किया एक चीज के लिए। अब यहां पर यह बात याद रखें कि यहां पर मैं विच भी इस्तेमाल कर सकता था, मैं ये भी कह सकता था कि द शूज विच आई वॉज गोइंग टू बाय आर आउट ऑफ स्टॉक, मतलब दोनों का बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है मानी में। जूते जो मैं खरीदने जा रहा था खत्म हो गए हैं, ठीक है, वो स्टॉक में नहीं है, मानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं दैट इस्तेमाल करूं और अगर मैं विच इस्तेमाल करूं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं किसी इंसान के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि साइमा इज द ओनली गर्ल दैट नोज द ट्रूथ। साइमा वो वाहिद लड़की है जिसको सच का पता है, जिसको हकीकत का पता है। तो ये आप देखें, ये एक सेंटेंस है, इसमें आप देखें सब्जेक्ट में हमारे पास साइमा है और साइमा एक इंसान है। ठीक है, उसके लिए मैंने फिर क्या कहा कि साइमा इज द ओनली गर्ल दैट नोज द ट्रूथ। साइमा वो वाहिद लड़की है जिसको हकीकत का पता है, जिसको सच्चाई का पता है। तो यहां पर आप देखें एक क्लॉज मैंने यूज किया है, रिलेटिव क्लॉज, और उसमें मैंने दैट इस्तेमाल किया है, और वो दैट मैंने एक इंसान के लिए इस्तेमाल किया है। इस फिक्रे को मैं हु के साथ भी पढ़ सकता हूं, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि साइमा इज द ओनली गर्ल हु नोज द ट्रूथ। दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं आता। इसका फायदा सिर्फ यह है कि अगर फर्ज करें हम किसी चीज का जिक्र कर रहे हो और हमें यह नहीं पता चल रहा कि मैं यहां पर हु इस्तेमाल करूं या मैं विच इस्तेमाल करूं, मैं कंफ्यूज अगर हो जाऊं या एग्जाम में कोई ऐसा आ जाए, कोई ऐसा सवाल आए कि आपको कहे कि इसमें आप जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें और उसमें आप या हु इस्तेमाल करेंगे और या विच इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सा इस्तेमाल करूं, तो उस वक्त आप दैट इस्तेमाल करें, क्योंकि दैट जो है वो सबके लिए आता है। आप हु की जगह भी दैट इस्तेमाल कर सकते हैं और विच की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट का हमें यह फायदा है कि हम इसको किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए हम दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। और दैट की मानी क्या आई, जो या जिसको। ठीक है, वो जूते जिसको मैं खरीदना चाहता था वो खत्म हो गए हैं, तो इसी तरह इसकी मानी आती है। ठीक है,
मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इसका जो बकिया हिस्सा रहता है वो इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।